हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप भी सीयूटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दो ध्रुवीयता का अंत। तो आइए सीधे हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 1989 1989 और ऑप्शन डी 1991 1991। तो हम देखते हैं कि बर्लिन की दीवार है क्या। बर्लिन की दीवार वास्तव में ही एक दीवार है जो बर्लिन को दो हिस्सों में बांटती है और इस दीवार को गिरा दिया गया था। कब गिराया वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा, आप सोचो और फिर बताओ, राइट आंसर होगा 1989। तो हम देखते हैं कि बर्लिन की दीवार है क्या, ये क्यों चर्चा में रहती है और टॉपिक में क्यों है। तो बर्लिन की दीवार 9 नवंबर 1989 को या 1989 को गिराई गई। यह घटना शीत युद्ध के अंत और जर्मनी के एकीकरण का महत्वपूर्ण संकेत थी। तो जैसे ही बर्लिन की दीवार गिराकर जर्मनी का एकीकरण किया गया, जर्मनी के दो हिस्से कर दिए गए थे। कब? बर्लिन की दीवार बनाई गई थी 1961 में, उसके माध्यम से दो हिस्से हो गए थे। तो ये दीवार बनाई गई 1961 में। जो इसका पश्चिमी हिस्सा था वो पूंजीवादी समर्थक माना जाता था और पूर्वी हिस्सा था वो साम्यवादी समर्थक माना जाता था। तो 1989 में इस दीवार को गिरा दिया गया और जर्मनी के दोनों हिस्सों को मिलाकर एक कर दिया गया। उसे ही हम बोलते हैं जर्मनी का एकीकरण। तो दो डेट यहाँ पर महत्वपूर्ण है। बनाई गई कब? 1961 में। गिराई कब? 1989 में। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सोवियत प्रणाली के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऐसे प्रश्नों को हमें ध्यान से पढ़ना होता है कि वो पूछना क्या चाह रहा है। कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर कथन पूछा गया गलत कौन सा। ऑप्शन ए, सोवियत प्रणाली रूस में 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद लागू की गई। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। ऑप्शन सी, सोवियत प्रणाली में राज्य पार्टी को प्राथमिक महत्व दिया गया। ऑप्शन डी, सोवियत प्रणाली में बहुदलीय प्रणाली को अपनाया गया। तो आपको सोचना है कि वास्तव में ही कौन सा कथन गलत है। तो हम देखते हैं एक को कि एक ऑप्शन सही है कि 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई और उसके बाद यहाँ पर सोवियत प्रणाली लागू की गई। बोल्शेविक क्रांति को हम समाजवादी क्रांति भी बोलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है कि 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद ही यहाँ पर सोवियत प्रणाली लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन, अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। जो सोवियत प्रणाली है उसमें योजना जो इकोनॉमी पे कंट्रोल होता था वो किसका कंट्रोल था? राज्य का कंट्रोल था और प्लानिंग के तहत योजनाबद्ध तरीके से विकास किया गया। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी, सोवियत प्रणाली में राज्य पार्टी को प्राथमिकता दी गई थी। यहाँ पर व्यक्ति विशेष को प्राथमिकता नहीं थी बल्कि राज्य को या पार्टी को महत्व दिया गया था। ऑप्शन डी, सोवियत प्रणाली में बहुदलीय प्रणाली को अपनाया गया था। यही स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर एक दलीय प्रणाली थी और कम्युनिस्ट पार्टी को ही चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त था, किसी दूसरी पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो ऑप्शन क्या रहेगा इसका? डी। सोवियत प्रणाली में एक दलीय व्यवस्था थी, न कि बहुदलीय प्रणाली। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोवियत संघ का पहला गणराज्य कौन सा था जिसने स्वतंत्रता की घोषणा की? ये बार बार प्रश्न आता है कि सोवियत संघ से जो 3
गणराज्य अलग हुए थे, जिन्हें हम बाल्टिक गणराज्य भी बोलते हैं। तो बाल्टिक गणराज्य में ये तीनों आते हैं, ऑप्शन ए एस्टोनिया, बी लाटविया, लिथुआनिया। लेकिन इन तीनों में से कौन सबसे पहले अलग हुआ था, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले घोषणा करने वाला जो गणराज्य था, जो वर्तमान में देश है, वो था लिथुआनिया। तो राइट आंसर रहेगा इसका सी। तो लिथुआनिया ने सबसे पहले वर्ष 1990 में 11 मार्च को या 11 मार्च 1990 को सोवियत संघ से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। इसके बाद अन्य बाल्टिक राज्यों एस्टोनिया और लाटविया ने भी स्वतंत्रता की राह अपनाई। तो बार बार ये प्रश्न आता है कि 3 बाल्टिक राज्य कौन से हैं, तो वो 3 बाल्टिक राज्य एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। बाल्टिक क्यों कहते हैं, क्योंकि बाल्टिक महासागर के आसपास का क्षेत्र है, इस वजह से इन्हें बाल्टिक राज्य बोलते हैं। तो एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। और इससे सोवियत संघ से अलग होने वाला सबसे अंतिम देश है कजाकिस्तान। तो याद रखने की आप ट्रिक रख सकते हो इसको कि सबसे पहले लिथुआनिया एल से स्टार्ट होता है, तो हम यदि इंग्लिश में लास्ट लिथुआनिया को बोले तो सबसे पहले ये क्या हुआ, अलग हुआ। और हिंदी में सबसे पहला अक्षर कौन सा होता है वर्णमाला का, क। तो सबसे अंत में स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला था कजाकिस्तान, मध्य एशिया का देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित सोवियत नेताओं को उनके कालक्रम या कालानुक्रमिक क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बहुत बार ऐसा प्रश्न आता है कि घटना होगी या व्यक्ति होंगे, तो ये जो 4 व्यक्ति है सोवियत नेता थे, उन कौन कौन से शासनकाल में ये रहे हैं, तो उनको कालक्रम अनुसार जमाना है। पहला है व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टालिन, तीसरा है निकिता क्रुश्चेव और चौथा है मिखाइल गोर्बाचेव। तो ऑप्शन रहेंगे 1 2 3 4, ऑप्शन बी में 2 1 3 4, ऑप्शन सी 1 3 2 4, ऑप्शन डी 2 3 1 4। इसका राइट आंसर होगा ए 1 2 3 4। अब हम चारों की डिटेल देखते हैं कि जो लेनिन है वो बोल्शेविक क्रांति के नेता थे और सोवियत संघ के संस्थापक है। सोवियत संघ की स्थापना ही इस टाइटल जो दिया था सोवियत संघ, वो बोल्शेविक क्रांति के बाद मिला इनको। और लेनिन बोल्शेविक क्रांति के नेता रहे। दूसरी पर्सनैलिटी है स्टालिन। स्टालिन का सबसे लंबा शासन रहा है यहाँ पर। रूस में पंचवर्षीय योजनाएं लागू करने का जो श्रेय जाता है वो स्टालिन को जाता है, और स्टालिन के द्वारा तेज औद्योगिकरण शुरू किया गया। तीसरी पर्सनैलिटी है क्रुश्चेव। तो स्टालिन की जो कठोर नीतियां उनको इन्होंने नरम किया, और पश्चिम के साथ ज़्यादा तनाव रहता था यूएसएसआर का, उस तनाव को कम करने का प्रयास इन्होंने किया। गोर्बाचेव, जिसको आप मिखाइल गोर्बाचेव प्रसिद्ध हैं, यूएसएसआर का अंतिम दौर में ये यहाँ के नेता रहे। इनकी 2 नीतियाँ लागू की गई, ग्लासनोस्त और पेरोस्त्राइका या खुलापन। ग्लासनोस्त राजनीतिक संदर्भ में है खुलापन, और पेरोस्त्राइका आर्थिक सुधार अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। और इन्हीं नीतियों के बाद यूएसएसआर का विघटन हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ग्लासनोस्त नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मैंने ऊपर ही बताया था कि ग्लासनोस्त और पेरोस्त्राइका 2 नीति थी। तो यहाँ पर ऑप्शन है अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना, लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना, सेना को मजबूत करना, और डी विदेश व्यापार रोकना। तो इसका राइट आंसर है ग्लासनोस्त किससे संबंधित थी? राजनीतिक संदर्भ में थी। तो लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना इसका आंसर है। आंसर रहेगा इसका बी। ग्लासनोस्त का मतलब होता है खुलापन, ओपननेस,
इसका मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को खुलकर बोलने, लिखने और सरकार की आलोचना करने की आज़ादी देना तथा मीडिया, अखबार, टीवी पर सरकार का नियंत्रण कम करना। 1985 से पहले यूएसएसआर में राजनीतिक खुलापन बिल्कुल कम था, क्योंकि यहाँ पर साम्यवादी शासन में व्यक्तियों को ज़्यादा आज़ादी नहीं होती है। तो मिखाइल गोर्बाचोव के द्वारा लोगों को थोड़ी सी राजनीतिक स्वतंत्रता कह सकते हो, या इनकी भाषा में राजनीतिक खुलापन दिया गया, ताकि वह लोगों को खुलकर बोलने की आज़ादी मिले, लिखने की आज़ादी मिले, सरकार की आलोचना कर सके और मीडिया या टीवी पर सरकार का नियंत्रण कम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरोस्त्राइका का मुख्य उद्देश्य क्या था? दो नीति थी। तो पेरोस्त्राइका का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन ए लोकतंत्र समाप्त करना, ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था को सुधारना, सी युद्ध शुरू करना और डी समाजवाद समाप्त करना। तो ये किस संदर्भ में थी पेरोस्त्राइका? अर्थव्यवस्था को सुधारने। तो आंसर इसका रहेगा बी। पेरोस्त्राइका का अर्थ होता है पुनर्गठन, रिकंस्ट्रक्शन। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सोवियत संघ की कमजोर अर्थव्यवस्था को सुधारना। जो अब तक अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुकी थी, और कमजोर क्यों हुई थी? क्योंकि इनका ज़्यादातर जो खर्चा था वो केवल युद्ध पर जा रहा था, हथियारों की होड़ पर खर्चा हो रहा था। एक तरफा खर्चा होने से अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही थी। अब उस अर्थव्यवस्था को कमजोर को सुधारने के लिए क्या किया इन्होंने? उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, और उत्पादन बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था को अधिक कुशल बनाना पड़ेगा, ताकि संसाधनों का उपयोग बेहतर उत्पादन के लिए किया जा सके, और कुछ हद तक बाजार तत्वों को भी शामिल करना था इसमें। तो अब तक जो 1985 तक यहाँ की अर्थव्यवस्था थी वो साम्यवादी थी, जटिल साम्यवादी, जिसमें पूरी अर्थव्यवस्था पर किसका नियंत्रण था? राज्य का। तो उस अर्थव्यवस्था पर राज्य के नियंत्रण को थोड़ा थोड़ा कम करने शुरू किया गया पेरोस्त्राइका नीति के माध्यम से। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कॉमन शब्द सुना होगा आपने कि दूसरी दुनिया, इंग्लिश में सेकंड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग राजनीति विज्ञान में किस संदर्भ में किया जाता है? तो यहाँ पर 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया। तो हम देखेंगे कि दूसरी दुनिया का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है। तो ऑप्शन ए विकसित पूंजीवादी देशों के लिए, ऑप्शन बी समाजवादी कम्युनिस्ट देशों के लिए, ऑप्शन सी विकासशील देशों के लिए, और ऑप्शन डी उपनिवेशित देशों के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समाजवादी कम्युनिस्ट देशों के लिए। व्याख्या देखते हैं। तो शीत युद्ध के दौरान विश्व को 3 भागों में बांटा गया। पहली दुनिया किसको कहा जाता था? ऐसे देश जो पूंजीवादी थे, पूंजीवादी विचारधारा को मानते थे, उन्हें हम पहली दुनिया मानते हैं। इसमें अमेरिका और उसके समर्थक देश है, जिसको पश्चिमी दुनिया भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा शब्द था दूसरी दुनिया, जिसको समाजवादी या कम्युनिस्ट देश बोलते हैं, उनको हम दूसरी दुनिया बोलते हैं। यूएसएसआर और उसके सहयोगी थे। अब इनके अलावा पहली दुनिया और दूसरी दुनिया के अलावा जो देश बचे हैं, उन सबको तीसरी दुनिया में काउंट किया जाता था, और भारत भी तीसरी दुनिया में ही शामिल माना जाता था। तो तीसरी दुनिया में विकासशील देश या गुटनिरपेक्ष जैसे देश थे। भारत और भारत के साथ दूसरे देश भी तीसरी दुनिया में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यूएसएसआर के विघटन के कारणों में कौन सा शामिल नहीं है? तो फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, हिंदी में हम पूर्व सोवियत संघ बोलते हैं यूएसएसआर को। ऑप्शन ए है अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुकी थी, ऑप्शन बी सोवियत संघ प्रशासनिक एवं राजनीतिक रूप से गतिरुद्ध हो चुका था, ऑप्शन सी लोगों की आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना, ऑप्शन डी तेज आर्थिक विकास और समृद्धि। बहुत बार यदि पेपर को आप ध्यान से पढ़ते हो तो ऐसा होता है कि ऊपर कुछ स्टेटमेंट दिया था, उसी संदर्भ में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। पिछले क्वेश्चन में बताया था कि वहाँ की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो चुकी थी, तो
ए ऑप्शन सही है, अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुकी थी। ऑप्शन बी, सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरुद्ध हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर तानाशाही हो चुकी थी और साम्यवादी पार्टी को ही पकड़ होने के कारण ज़्यादा सुधार नहीं हो रहे थे। ऑप्शन सी, लोगों की आकांक्षाएं पूरी न कर पाना भी बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें तो पश्चिम के देश हैं जो अमेरिका और उसके समर्थक है, वहाँ पर तकनीकी और आर्थिक रूप से अच्छा विकास हो रहा था, विशेषकर तकनीकी रूप में बहुत ज़्यादा विकास हो रहा था। तो इन लोगों को भी, जो सोवियत संघ के लोग हैं, उन्हें भी एक खबर लगी कि वो तो बहुत ज़्यादा आगे पहुंच चुके हैं, हमारी उम्मीदें भी पूरी नहीं हो रही है। तो ये भी एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ। और डी ऑप्शन है, तेज आर्थिक विकास और समृद्धि। तो तेज आर्थिक विकास तो हुआ ही नहीं था, तो इसका राइट आंसर रहेगा डी। तो यूएसएसआर के विघटन के प्रमुख कारण थे कमजोर अर्थव्यवस्था, राजनीतिक जड़ता, स्टैग्नेशन, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, जनता की आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ में सुधारों की श्रृंखला की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए, मार्च 1985, ऑप्शन बी, जून 1988, ऑप्शन सी, मार्च 1990 और ऑप्शन डी, जून 1991। तो यहाँ पर जो सुधारों की शुरुआत की थी, वो सुधारों की शुरुआत की थी मिखाइल गोर्बाचोव के द्वारा। तो इसका राइट आंसर रहेगा मार्च 1985 ए। मार्च 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के नेता बने। उनके सत्ता में आते ही सुधारों की शुरुआत हुई और उन्होंने दो प्रमुख नीतियां लागू की। एक नीति थी ग्लासनोस्त, खुलापन, लोगों को बोलने की आज़ादी दी गई। दूसरी नीति थी उनकी पेरोस्त्राइका, पुनर्गठन, अर्थव्यवस्था में सुधार। यही सुधार आगे चलकर सोवियत संघ के विघटन के कारण भी बने, क्योंकि लोगों को आज़ादी भी मिली। आज़ादी मिली तो वहाँ पर राष्ट्रवाद बढ़ा या लोगों की इच्छाएं बढ़ी, और जब लोगों की इच्छाएं बढ़ी तो वो सोवियत संघ के द्वारा पूरी नहीं की जा सकी। इस वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो ये दो नीतियों से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ग्लासनोस्त और पेरोस्त्राइका। कभी इनके अर्थ से संबंधित आ जाता है, कभी ये किस सेक्टर से संबंधित थी। बहुत बार तो सीधा ही पूछ लिया जाता है कि ये किस नेता के द्वारा शुरू की गई। बहुत बार साल पूछ ली जाती है या परिणाम के संदर्भ में भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन से संबंधित है। स्टेटमेंट या कथन है कि सोवियत संघ में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही थी। 1985 के बाद राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही थी। विभिन्न गणराज्य स्वतंत्र होना चाहते थे। तो पहले हम ऐसे वाक्यों में दोनों स्टेटमेंट चेक करते हैं कि दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं है, और यदि आपको व्याख्या सही कर रहा है या नहीं कर रहा है ये चेक करना है, तो इसके बीच में, दोनों स्टेटमेंटों के बीच में क्योंकि जोड़ दो, और जब आप क्योंकि सही फिट होता है तो आपको ये हो जाएगा कि व्याख्या सही करता है, क्योंकि सही फिट नहीं होता है तो व्याख्या नहीं करता है। तो स्टेटमेंट दोनों सही है कि सोवियत संघ में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही थी, और दूसरा भी सही है क्योंकि विभिन्न गणराज्य स्वतंत्र होना चाह रहे थे। तो यहाँ पर सोवियत संघ में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही थी क्योंकि विभिन्न गणराज्य स्वतंत्र होना चाहते थे। तो आंसर रहेगा इसका ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो सोवियत संघ कई गणराज्यों जैसे यूक्रेन, जॉर्जिया, बाल्टिक देश से मिलकर बना था। समय के साथ इन गणराज्यों में अपनी अलग पहचान और स्वतंत्रता की इच्छा बढ़ने लगी, जो कि राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ा रही थी। तो ये जितने भी छोटे छोटे गणराज्य थे उनमें राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी। वो अपने क्षेत्र को स्वतंत्र करना चाह रहे थे। जब लोग अपने अपने देश को अलग बनाना चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रवाद मजबूत होता है। तो ये था आपका दो ध्रुवीयता अंत चैप्टर का पार्ट 1। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी CUET एग्जाम में अपना अच्छा स्कोर कर सके। और
यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।